स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात रायपुर की बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और इसमें सीएम बघेल ने पीएम के सामने कई सारी मांगें फिर से दोहराई हैं। आर्थिक गतिविधियां चलाने की मांग की गई, इसका अधिकार उन्होंने मांगा है कि आर्थिक गतिविधियां प्रदेश में संचालित की जा सकें, इसका अधिकार दिया जाए। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी देने का भी सुझाव उनकी तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही 30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग भी उनके द्वारा की गई है। ट्रेन हवाई सेवा शुरू करने से पहले राज्यों से राय ली जाए, उन्होंने ये भी कहा। और सीएम ने पीएम मोदी को कोरोना की जानकारी भी दी है। प्रदेश के कोरोना को लेकर हालात क्या है, इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का रिकवरी रेट 90% से भी ज्यादा है। राजीव गांधी न्याय योजना में राशि का वितरण होगा और इसी महीने से वितरण शुरू करने की जानकारी भी उन्होंने दी है प्रधानमंत्री। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, लाइव उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या बातें आज मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कही है, खास तौर पर मांगे क्या क्या रखी गई हैं। अवधेश, देखिए, सबसे अहम यह है कि राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से सबसे बड़ी जो मांग की है वो 30,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज देने की मांग की। अब इसके अलावा राज्य के भीतर जो आर्थिक गतिविधियों को संचालन करने का अधिकार राज्य को मांगा है। मतलब ये कि राज्य के भीतर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे खनन से लेके एक आम व्यापारी, आम उद्योग धंधे, आम धंधों तक के या छोटी मोटी गुमटियों तक के जो संचालन का जो अधिकार हो वो राज्य सरकार का हो। मतलब ये कि केंद्र की अनुमति, केंद्र के गाइडलाइन का जो असर हो वो ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ की वास्तविक स्थिति, धरातली स्थिति क्या है वो राज्य सरकार बेहतर भली भांति समझती है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना से रिकवरी जो रेट है वो 90% से अधिक है। इस बात की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी है। दरअसल ये तीसरा मौका है जब छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की जो संख्या है उसकी जो रिकवरी रेट हो 90% के आसपास पहुंची हो, लेकिन हर बार इस बार संख्या में बढ़ोतरी होती है। राज्य सरकार ने यह भी मांग की है कि मनरेगा को बढ़ा के, क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा को लेके निर्णय लिए, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग और तय मानकों के अनुसार मनरेगा के कामों को अनुमति दी गई। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में देश भर में सर्वाधिक दिन मनरेगा के कार्य उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ का जो तारीफ है वो टॉप 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ शुमार उसमें करता है। तो कुल मिला के कि राज्य के भीतर संचालन का अधिकार, 30,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज और नियमित ट्रेन सेवा या फिर विमान सेवा शुरू करने से पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहला जो कोरोना का पीड़ित जो एक युवती आई थी वो लंदन से आई थी, हवाई जहाज के माध्यम से आई थी और उसके बाद वो लगातार संक्रमण फैलता गया। तो ये नियमित सेवाएं शुरू करने से पहले राज्य की राय ली जाए कि राज्य की स्थिति क्या है, राज्य में व्यवस्थाएं कितनी है, क्योंकि अभी भी छत्तीसगढ़ में तकरीबन 150 के आसपास में शासकीय क्वारंटाइन सेंटर है और ऐसे में मजदूरों की जो लगातार वापसी होगी, उसके अलावा अगर नियमित सेवाएं बहाल की जाती है, चाहे वो परिवहन के कोई भी माध्यम हो, तो उसमें जो लोग आएंगे तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले राज्य की राय ले ली जाए, उसके बाद सेवाओं को बहाल करने के लिए निर्देशित किया जाए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियां तय करना चाहती है, राज्य सरकार अपनी भूमिका तय करना चाहती है। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप को थोड़ा सा दरकिनार करके राज्य सरकार आगे बढ़ने के सुझाव पीएम मोदी को आज दिए हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अवधेश। और ट्रेन चालू होते ही टिकट की भारी डिमांड देखने को मिल रही है। नई दिल्ली बिलासपुर स्पेशल ट्रेन में बुकिंग फुल हो चुकी है और सारी टिकटें फुल हो गई हैं, पूरी बुकिंग हो चुकी है। 12 मई और 16 मई की सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं। कल से स्पेशल ट्रेन चलनी है और ये फुल एसी ट्रेन है। नई दिल्ली से बिलासपुर ये ट्रेन जाएगी, भोपाल और रायपुर होते हुए ये ट्रेन गुजरेगी। हर मंगलवार शनिवार को नई दिल्ली से ये ट्रेन चलेगी और बिलासपुर से नई दिल्ली भी यही ट्रेन जाएगी। 14 मई को बिलासपुर से ट्रेन शुरू होगी। हर सोमवार गुरुवार को बिलासपुर से ये ट्रेन चलेगी। और बिलासपुर से खबर आपको बता दें, भारतीय रेलवे 12 मई से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू करने जा रहा है। शुरू में 15 ट्रेन चलाई जानी है और बाद में इसे और बढ़ाने की भी तैयारी की गई है।
ये सभी ट्रेन स्पेशल ट्रेन होंगी जिन्हें नई दिल्ली से देश के अलग अलग 15 जगहों तक का चलाया जाएगा। इस कड़ी में बिलासपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम है और इस योजना के तहत दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी। दिल्ली से बिलासपुर के लिए भी 12 मई से ट्रेन चलेगी। बड़ी शहरों में इसका स्टॉपेज दिया गया। बिना कंफर्म टिकट के स्टेशन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। IRCTC की ऑनलाइन वेबसाइट से टिकट बुक किया जा सकता है। स्टेशन के विंडो से कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने ट्रेन के आने की पूरी तैयारी भी कर ली। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार 12 तारीख से ट्रेन का पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है, जिसके अंदर दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू होगा और उन 15 शहरों में से एक बिलासपुर शहर भी है, जिसके अंदर ट्रेन दिल्ली से बिलासपुर के लिए चलेगी और सेम वापस ही और तरफ से बिलासपुर से दिल्ली के लिए रवाना होगी। उसमें मेजर स्टॉपेजेस जैसे कि रायपुर, नागपुर, भोपाल जैसे शहरों के रहेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों, कामगारों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद से पहली ट्रेन आज बिलासपुर पहुंची। गुजरात से 1208 श्रमिकों और अन्य लोगों को लेकर यह ट्रेन पहुंची है। ट्रेन अहमदाबाद, गोधरा, रतलाम, बीना, कटनी, पेंड्रा रोड से होते हुए बिलासपुर आई। जिला प्रशासन ने हर बोगी में कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात कर रखी थी। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर एक बार में अल्टरनेट 4 बोगियों से यात्रियों को उतारा गया। उतरने के पहले उन्हें हैंड सैनिटाइज और मास्क दिया गया। रेलवे स्टेशन के हर गेट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात थी, जिसने मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की और स्क्रीनिंग की। मजदूरों को रेलवे स्टेशन से बसों के जरिए उनके जिले और गांव भेजा जा रहा है, जहां उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। बिलासपुर जिले के लोगों के लिए 60 बसों की व्यवस्था की गई थी। और इधर आज रायपुर में क्या हुआ? रायपुर में बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और प्रदेश सरकार की शिकायत की है। इस मुलाकात में बीजेपी ने सरकार के 50 दिनों के खर्च को लेकर विस्तृत जानकारी के साथ श्वेत पत्र जारी करने की मांग रखी है। शराब के विरोध में कल दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बीजेपी के नेता अपने घरों के बाहर धरने पर बैठेंगे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बहुत व्यथित होकर राजभवन पहुंचे हैं। 22 पत्र अब तक केंद्र को इन दिनों में सीएम ने लिखे हैं। छत्तीसगढ़ का मजदूर भूखों मर रहा है, लेकिन सरकार निर्दयी बनी हुई है। सरकार किस प्रकार निर्दयता पूर्वक सिर्फ और सिर्फ लगातार 40-50 दिन से बयानबाजी ही कर रही है और पैसे मांगने के लिए एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 22 पत्र, रोज एक पत्र लिखते हैं, मगर जो प्राथमिक जवाबदारी है उस जवाबदारी से भागने का काम भूपेश बघेल ने किया है। इस पूरे दिनों में आज थोड़ी भी दया, थोड़ी भी व्यथा, थोड़ा भी रहम यदि किसी व्यक्ति के मन में होता तो इस प्रकार के भाव छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में, जो छत्तीसगढ़िया कहलाने में गर्व महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ का मेरा आदमी भूखों मर रहा है, पैदल चलते चलते किसी की जान जा रही है, कोई ट्रक से कुचल के मर रहा है। सबसे बड़ा मांग था कि यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि 3 मई के बाद जो शराबबंदी पहले होने वाली 40 दिन तक बंद था, उसको खोलने के बाद जो स्थिति बनी है यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में, उसका बड़ा विरोध कर रहे। उस मामले को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। और कल हम पूरे पार्टी की तरफ से अपने सभी कार्यकर्ता अपने निवास में 3 बजे से 5 बजे के मध्य अपने घर के सामने हम सब धरने पर बैठने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो किसानों का जो स्थिति, आप धान खरीदी की जो समय सीमा 20 फरवरी तक का समय था,
अपने 3-4 दिन पहले जब टोकन जारी होने के बाद भी उन धान नहीं खरीदा गया। उस धान खरीदी के साथ साथ अंतर की जो राशि है उसको भी तत्काल दिया जाना चाहिए, ये भी मांग है। अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत गंभीर बनी हुई है। वे अभी कोमा में हैं और रायपुर के नारायण अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। मस्तिष्क में स्वेलिंग के बाद, सूजन के बाद उन्हें शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। आज कई नेताओं ने अस्पताल में जाकर अजीत जोगी का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के चिर प्रतिद्वंद्वी अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि नंद कुमार साय बीजेपी के कद्दावर नेता हैं जो अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। 1998 और 2003 में जोगी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नंद कुमार साय को मात दी थी। साय अमित जोगी और रेणु जोगी के संपर्क में लगातार हैं और अजीत जोगी के स्वास्थ्य की जानकारी। मुझे लगता है कि एक दूसरे के सहयोगी सिद्ध हों, ये बहुत आवश्यक है। यही सोच करके मैंने वो कठिन, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत कठिन समय में हैं, उनके लिए कुछ सहयोग करना चाहिए और मेरे पर सहयोग के लिए मेरे पास महामृत्युंजय का जाप करने के अलावा कोई उपाय नहीं था और इस ऐसे ही सोच करके मैंने ये महामृत्युंजय का जाप किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह अस्पताल में भर्ती अजीत जोगी का हालचाल जानने पहुंचे थे। नारायण अस्पताल पहुंचे रमन सिंह ने जोगी का हालचाल जाना और उनके स्वस्थ होने की कामना की। जो इच्छा शक्ति जोगी जी का है, जो विल पावर उनके अंदर है, जो अदम्य इच्छा शक्ति को लेकर वो जीवन भर संघर्ष की, ऐसा फाइटर व्यक्ति निश्चित रूप से अपने इच्छा शक्ति से फिर वापस आएंगे और फिर से छत्तीसगढ़ की सेवा करेंगे। हम सबकी शुभकामना और ईश्वर से प्रार्थना कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। जोगी जी को दवाओं के साथ साथ दुआओं की ज्यादा जरूरत है। वे हमेशा एक फाइटर रहे हैं। विषम से विषम परिस्थितियों के साथ उन्होंने संघर्ष किया है और जीते भी हैं। और मुझे ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को ये यकीन है कि इस बार भी जोगी जी मौत को मात देकर स्वस्थ होकर वापस हमारे बीच लौटेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के स्वास्थ्य को लेकर उनकी पत्नी रेणु जोगी से बातचीत की। पीएल पूनिया ने बताया कि अजीत जोगी दवाओं का रेस्पॉन्स कर रहे हैं। उन्होंने जोगी के जल्द स्वस्थ होकर काम पर लौटने की उम्मीद जताई। पूनिया ने दिल्ली एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भी 1-2 दिन में स्वस्थ होकर घर आने की उम्मीद जताई। इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन की नीतियों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए। लॉकडाउन में फंसे लोगों को घर पहुंचाने के एवज में पैसे वसूलने के फैसले को गलत बताया। देखिए, अजीत जोगी जी के परसों तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटल में रश किए गए। मुझे इसकी जानकारी हुई। मैंने तत्काल डॉक्टर रेणु जोगी जी, उनकी पत्नी हैं, उनसे संपर्क किया, हालचाल जानकारी की। कल मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़, उनके माध्यम से जानकारी की गई और उन्होंने बताया कि हालत अच्छी नहीं है, चिंताजनक नहीं है, लेकिन फिर भी अपना वो दवाओं से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर बाहर निकलें और आगे अपना काम करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी अस्वस्थ हुए और वो हॉस्पिटल में, एम्स में भर्ती हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो ठीक प्रोग्रेस कर रहे हैं। जल्दी स्वस्थ होकर 1 आध दिन में वो वापस आ जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से स्वस्थ हों और घर लौटें। जब पहला लॉकडाउन डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा था कि महाभारत 18 दिन में जीती गई थी और कोरोना को हम 21 दिन में
संक्रमित 4 और मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और इन्हें एम्स से सोमवार को छुट्टी दे दी गई। डिस्चार्ज हुए मरीज 2 कवर्धा के और 2 सूरजपुर जिले के हैं। इससे पहले भी रविवार को 6 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए थे और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 रह गई है। अब तक कुल 59 संक्रमित पाए गए हैं प्रदेश में और 53 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। संक्रमितों में अब तक सबसे ज्यादा कोरबा जिले से 28, सूरजपुर के 6, रायपुर के 7, दुर्ग के 10, कवर्धा के 6, राजनांदगांव, बिलासपुर से एक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जो बाकी 6 मरीज बचे हैं उनमें कवर्धा और दुर्ग जिले के 2, रायपुर और सूरजपुर जिले के 1 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है। जेईई एनईटी परीक्षा के केंद्रों को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है और कहा है कि परीक्षा के लिए जिन केंद्रों का चयन किया गया उनमें से ज्यादातर कोरोना प्रभावित हैं। ऐसे में छात्रों के यहां आने की संभावना कम है। सिंहदेव ने दोबारा परीक्षा केंद्र चयन करने का विकल्प देने के लिए पत्र लिखा है। वहीं लॉकडाउन के बाद जगदलपुर से पैदल अपने घर वापस जा रहे मजदूरों को रास्ते में न कोई सहारा मिला, न ही किसी ने पीने के लिए पानी तक दिया। 100 किलोमीटर पैदल सफर के बाद बेहाल हो चुके इन मजदूरों को एक महिला ने सहारा दिया और उनके घर वापसी की पूरी व्यवस्था की। जगदलपुर के नगरनार एनएमडीसी में झारखंड से आए मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े। इनकी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मदद की। तो एक दीदी मिली जो कि हम लोगों के लिए वो अपने गांव बस्ती से भी झगड़ा उनको मोल उठाना पड़ा और उन्होंने जो है कि आज तक हम लोगों के यहाँ रख करके अब हम लोगों को बहुत सेवा किए। हम नगरनार से आ रहे हैं पैदल, चलते चलते एक रास्ते में मैडम हटाई, वही हम लोग का मदद कर रहे हैं। अभी तक खाने पीने का व्यवस्था वही की है। वहीं मुंगेली जिले में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का लगातार पैदल वापस आना जारी है। मजदूर छोटे छोटे मासूम बच्चों को कंधे पर बैठाए अपने सामानों को लादे पैदल ही घर की तरफ चल पड़े हैं। ये मजदूर हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर, जबलपुर समेत देश के कई शहरों से अपने गांव जा रहे हैं। मुंगेली जिला प्रशासन इन पैदल मजदूरों के लिए वाहन का इंतजाम कर इन्हें गाँव पहुँचा रहा है, जहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को रखा जा रहा है। आज सुबह लोरमी कंचनपुर चेक पोस्ट पर 74 मजदूरों ने सड़क पर बैठकर सड़क जाम कर दी। उनका आरोप है कि हैदराबाद से पैदल आए इन मजदूरों को लोरमी के चेक पोस्ट पर रात को रुकवाया गया था, लेकिन किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। और बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस और माओवादियों के बीच में, नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इसमें मुठभेड़ में हमारे एक जवान को हमने खो दिया। मिरतुर थाना शव लाया गया है। शहीद जो हमारे जवान हैं उनका शव लाया गया। इनका नाम मुन्ना यादव है। उनकी पार्थिव देह को लाया गया। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर ये सारे जवान निकले थे। सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ और सीएफ के जवान इस एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। इसी दौरान यहाँ पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच बीजापुर में ये मुठभेड़ हुई है और इसमें हमने अपने जवान को खो दिया। मुन्ना यादव का नाम है। इनकी पार्थिव देह को लाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।